प्यारे बच्चा, कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया हो। हम लोगों ने 2 चैप्टर पढ़ लिए। आज हमारा तीसरा टॉपिक है जिसमें हम लोग जानने वाले हैं पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन। आखिर ये डिसऑर्गेनाइजेशन क्या है? और मेरे प्यारे बच्चा, सोशल ग्रुप, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक एंड क्लासिफिकेशन के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, आखिर ये होता क्या है और क्यों जरूरी है और हम लोग इसके बारे में पढ़ क्यों रहे हैं, ये सारी बातें आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सोशियोलॉजी पढ़कर काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। और कॉलेज में जिस तरीके से आपको ये सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा था या बोरिंग लग रहा था, लेकिन मैं गारंटी कह सकता हूँ कि आपको ये क्लास लेकर और हमारे साथ पढ़कर काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं कि आखिर हमारा पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि व्यक्ति का जो अव्यवस्था है, अव्यवस्था समझ रहे हो, अनस्टेबिलिटी, इसके बारे में हम लोग जानते वाले हैं। यानी कि पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन इज द कंडीशन वेयर इज इंडिविजुअल कॉल टू एडजस्ट विद सेल्फ, फैमिली और सोसाइटी। यानी कि वह अवस्था है, एक ऐसी कंडीशन है जब एक व्यक्ति अपने आप को ना सोसाइटी में, अपने आप को फैमिली में और अपने आप को सोशल यानी समाज में, कम्युनिटी में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता, अपने आप को स्टेबल फील नहीं करता, या फिर अपने आप को ना पीस फील नहीं मानता, वो काल्म नहीं रहता, वो बड़ा ही बेचैन रहता है, अनएडजस्ट रहता है, हर चीज वो एडजस्ट करता है, उसको अच्छा नहीं लग रहा होता है। मुझे उम्मीद है कि समझ रहे होंगे। यानी कि फैमिली में उसको अच्छा नहीं लग रहा, फैमिली में बैठना उसको अच्छा नहीं लग रहा, समाज में किसी दोस्त से मिलने में उसको अच्छा नहीं लग रहा। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अव्यवस्थित है, जो मेरे प्यारे बच्चा कहीं पर एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। कोई कोई व्यक्ति आप लोग देख रहे होंगे, इतना खुश होता है, इतना अच्छा होता है कि वो कहीं पर भी एडजस्ट हो जाता है, कहीं पर भी ढल जाता है। लेकिन कोई कोई व्यक्ति का नेचर ही ऐसा होता है कि उसको भीड़ भाड़ पसंद नहीं होती, उसको सामाजिक काम पसंद नहीं होते, उसको फैमिली में पसंद नहीं होता बैठना, उसको दोस्तों में जाना पसंद नहीं होता। कुछ आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन यानी कि जिस कारण से हमारी जो व्यक्तित्व अव्यवस्था है वो हो क्यों रही है, इसके बारे में समझते हैं। एक तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अगर मेरे प्यारे बच्चों आर्थिक समस्या रहती है ना, तो उसके सिर में बहुत टेंशन रहती है, वो कहीं पर भी खुश नहीं रहता, उसको हमेशा यही लगा रहता है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, उसको अव्यवस्थित सब कुछ लगेगा। इकोनॉमिक यानी कि मेरे फाइनेंशियल कंडीशन किसी की सही नहीं है तो उसको कहीं पर भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो वो हर जगह एडजस्ट हो सकता है, हर जगह खुश रह सकता है। तो हमारा एक कारण, एक कोज आर्थिक समस्या भी है, एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है, जिसकी वजह से व्यक्ति अव्यवस्थित यानी कि डिसऑर्गेनाइजेशन फील करता है। ठीक है, इतनी बात। पहला पॉइंट समझ में आ गया, क्यों होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, क्यों। वेरी गुड। मेरे प्यारे, अच्छा फैमिली प्रॉब्लम्स भी कुछ होती है, लाइक जैसे कि तलाक, झगड़े, घरेलू हिंसा, या घर में ही अव्यवस्थित चीजें रहती है, झगड़ा ज्यादा रहता है, किसी की किसी से बनती नहीं है, भाई बहनों में लड़ाई, भाई भाई में लड़ाई, मम्मी पापा में लड़ाई, या फैमिली के किसी मेंबर की किसी के साथ लड़ाई, घर में हिंसा रहती है, घर में अहंकार और हमारा चिल्ला चाली, जितना भी शोर शराबा, ये सारी चीजें रहेगी, तो कभी भी घर में शांति नहीं होगी और कभी भी व्यवस्थित काम नहीं बनेगा, कभी भी आपको मेरे प्यारे बच्चा अच्छा फील नहीं होगा, इसीलिए आपको फैमिली में रुकने में भी आपको अच्छा नहीं लगता। तीसरा कारण हो सकता है हेल्थ इशू। अगर आप लोग स्वस्थ नहीं हो, आप लोग बीमार हो, तो मैं गारंटी कह रहा हूँ आप लोगों को ना मेरे प्यारे बच्चा हेल्थ इश्यूज की वजह से डिसऑर्गेनाइजेशन यानी कि अव्यवस्थित आप लोग फील करोगे, आपको कहीं पर भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। उसके बाद सोशल प्रेशर। अगर सामाजिक दबाव आप पे है, सामाजिक दबाव यानी कि जातिगत भेदभाव आपसे ऐसा हो रहा है, या फिर मेरे प्यारे बच्चा किसी प्रकार का आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है समाज के थ्रू, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको कहीं पर भी अच्छा नहीं लगेगा। आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलती रहेगी, जो कि आपको लोग निंदा कर रहे हैं, लोग बाग आपके साथ भेदभाव कर रहे हैं, आपको मेरे प्यारे बच्चा डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। यानी कि कारण है, ये कारण आप लिख लेना डिसऑर्गेनाइजेशन के यानी कि अव्यवस्थितता के। ठीक है। उसके बाद इमोशनल फैक्टर भी है। अगर कोई कोई व्यक्ति होता है कि भावनात्मक कारण भी हो सकते हैं उसके, बहुत ज्यादा भावनाओं में बह जाता है, अकेलापन उसको सताता है, डिप्रेशन, इनसिक्योरिटी, एंजाइटी, बहुत सारी चीज लेके वो बैठा रहता है, ओवर थिंकिंग वो करता रहता है, जिसकी वजह से वो इंजॉय नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो प्रेजेंट में नहीं रहता, वो अपने सिर्फ विजुअलाइजेशन करता रहता है, सोचता रहता है, ओवर थिंक करता रहता है, जिसकी वजह से वो अव्यवस्थित यानी कि डिसऑर्गेनाइजेशन है। कारण आप लोग समझ गए किस किस कारण से डिसऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, बिल्कुल समझ गए होंगे। बहुत इजी लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश मोड दोनों में मैं आपको बता रहा हूँ, और इससे अच्छा शायद ही आप लोगों को कोई बताए और आपको कोई समझाए, है ना। इसी तरीके से चलेंगे, बहुत अच्छे से चलेंगे। समझ में ना आ रहा हो सिंपल कमेंट कर देना, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। अगर समझ में आ गया हो तो हार्ट इमोजी भी कमेंट कर देना। कमेंट आपने करना ही है ताकि हम लोगों का मोटिवेशन बना रहे और हमें पता लगे कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आपको पढ़ाई में अच्छा लग रहा है ना।
वेरी गुड। इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं बच्चा सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स यानी कि कौन से वो सिम्टम्स है, कौन से वो हमारे लक्षण है, जिस लक्षण को देखकर हम लोग समझ जाएंगे कि ये डिसऑर्गेनाइजेशन यानी कि अव्यवस्थित व्यक्ति है। ठीक है, तो लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऐसा व्यक्ति जिसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होगा, यानी कि लोगों के पास जाना उसको अच्छा नहीं लग रहा होगा, लोगों के सामने उसको बोलना अच्छा नहीं लग रहा होगा, बड़ा लो फील कर रहा होगा। ऐसी अगर व्यवस्था देख रहे हो, आत्मविश्वास की कमी अगर किसी के अंदर देख रहे हो, तो एक सिम्टम है, ये एक लक्षण है हमारा डिसऑर्गेनाइजेशन का। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया, बिल्कुल आया। पूरा थियोरटिकल सब्जेक्ट है बच्चा, इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कॉम्प्लिकेशन लगे या फिर मेरे बच्चे ज्यादा ध्यान देना पड़े। सिंपली समझना है, कनेक्ट करना है, समझना है, कनेक्ट करना है रियल लाइफ में। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, ना याद करने की जरूरत है और ना ही आप लोगों को ज्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत है ना। बहुत ही इजी सब्जेक्ट है और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं, अगर कोई व्यक्ति में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग जैसे काम कर रहा है, बहुत ही ज्यादा ओवर थिंक करता है, बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में है, बहुत ही ज्यादा एंजाइटी में है, अकेलापन उसको सता रहा है, तो ऐसा व्यक्ति भी क्या करता है, डिसऑर्गेनाइजेशन का शिकार करता है। ठीक है, यानी कि वो भी एक सिम्टम है, ये भी एक क्या है, सिम्टम्स है, तनाव, चिंता, अवसाद। ठीक है, गुड। अब आता है फेलियर इन रोल, यानी कि जिस रोल में अभी आप हो, देखो आप लोग ना लाइफ में बहुत सारे रोल प्ले करने वाले हो। अभी आप लोग स्टूडेंट लाइफ में एक रोल प्ले कर रहे हो स्टूडेंट का, उसके बाद आप की शादी होगी, उसके बाद आप एक पिता बनोगे, उसके बाद आप बच्चों, आगे आगे जितने भी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती रहेगी। अगर उस रोल में फेल हो गए, एक अच्छे स्टूडेंट का काम होता है अच्छे से पढ़ाई करना, डिस्ट्रैक्ट ना होना, अच्छी बातें करना। अगर आप लोग ये काम नहीं करोगे, इट्स मीन आप लोग अपने रोल में फेल हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, इट्स मीन आप लोग अपने रोल में फेल हो गए हो। तो अगर आप अपने रोल में फेल होते हो तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होता है, आपके अंदर मेरे प्यारे बच्चा गट्स नहीं आते, आपके अंदर कभी हिम्मत नहीं आती, आपके अंदर वो हिम्मत नहीं आती कि आप स्टेप आगे बढ़ा पाओ और आप लाइफ में कुछ कर दिखाओ। ये कॉन्फिडेंस आपका तभी आएगा जब आप अपने रोल में फेल नहीं होंगे, जब आप फेलियर नहीं कहलाओगे। और फेलियर कहलाना मेरे प्यारे बच्चा सब आपके हाथ में ही है, आप फेलियर कहलाओगे या फिर सक्सेसफुल कहलाओगे, ये तभी आपके हाथ में होगा जब आप अपने रोल को अच्छे से निभाओगे। आपको कुछ नहीं करना, अपने रोल को निभाना है। अभी समझो आप किस रोल में हो, कौन सा रोल आपको मिला है, अभी स्टूडेंट का रोल है, अभी आपका जो फेज है, अभी आप स्टूडेंट हो, और स्टूडेंट का एक ही काम होता है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। बहुत सारी चीजें डिस्ट्रैक्शन के लिए आएगी, डिस्ट्रैक्ट हमें नहीं होना। दूसरा है स्टूडेंट का रोल, अच्छे से पढ़ाई पर ही ध्यान देना है। तीसरा, हमेशा यही सोचना है कि किस तरीके से हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचे, सक्सेसफुल व्यक्ति बने। उसके बाद जाकर आपका दूसरा रोल आएगा, उन रोल को भी आपको इसी तरीके से निभाना है। समझ में आ रहा है? डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो डिस्ट्रैक्शन को रोकने का एक ही मात्र इलाज है, मेडिटेशन प्लस एक अच्छे मेंटोर की खोज, अच्छे मेंटोर के गाइडेंस लेना, अच्छे मेंटोर का साथ, यही आपको बचा सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चा आगे चलते हैं। सोशल आइसोलेशन, यानी कि समाज से अगर दूरी बना लोगे, दूरी बना लोगे, तो यानी कि मेरे प्यारे बच्चा ये भी हमारा एक लक्षण है। कोई व्यक्ति देख रहे हो वो समाज से दूर दूर रहता है, सामाजिक कार्यों में इन्वॉल्व नहीं होता, समाज के साथ वो बैठता उठता नहीं है, समाज के साथ उसका रिलेशन अच्छा नहीं है, तो ये भी एक कारण हो सकता है, ये भी एक लक्षण हो सकता है हमारा। कौन सा लक्षण है बच्चा, डिसऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि वो अव्यवस्थित है। ऐसे व्यक्तियों को समझाना है, काउंसलिंग करना है, एजुकेट करना है और आपको उन्हें बचाना है, ये काम आपको करना है। नेगेटिव बिहेवियर अगर किसी का देख रहे हो, कोई व्यक्ति ऐसा जिसका नेगेटिव बिहेवियर है, वो भी बच्चा क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का शिकार हो चुका है। एडिक्शन हो गया किसी चीज का, यानी कि मोबाइल ज्यादा चला रहा है, गेम ज्यादा खेल रहा है, या कुछ बाहर ज्यादा काम कर रहा है, यानी अपने रोल को ना निभा के कुछ दूसरा काम कर रहा है और बहुत ज्यादा काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा काम कर रहा है वो तो चलता है, जैसे गेम खेलना कोई अच्छा काम है नहीं है, मोबाइल चलाना कोई अच्छा काम है नहीं है, रील स्क्रॉल करना अच्छा काम है नहीं है। इस तरीके से अगर कोई नेगेटिव बिहेव कर रहा है, तो यानी कि वो भी एक लक्षण ही है हमारा डिसऑर्गेनाइजेशन यानी कि अव्यवस्थितता का। और जो व्यक्ति अव्यवस्थित रहता है वो हमेशा परेशान रहता है। तो ये सारी चीजें सीखने को सिर्फ हमें सोशियोलॉजी में मिलती है, इसीलिए आप लोगों को सोशियोलॉजी पढ़ाया जा रहा है। और आपको मेरे प्यारे बच्चे यानी कि नर्स, आप लोग नर्स बनने वाले हो, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग ऐसे पेशेंट को देखो, ऐसे लक्षण वाले लोगों को देखो और आप उनको एजुकेट करो, काउंसिल करो और उनको बचा लो। ठीक है, गुड। इसके बाद आते हैं मेरे प्यारे बच्चे रेमेडीज की। रेमेडीज का मतलब होता है कि जैसे ही आपको सिम्टम्स पता चल गए, अब आप उनको प्रिवेंट कैसे करोगे, उनको रोकथाम कैसे करोगे, उनको ठीक कैसे करोगे। अब आपका काम है काउंसलिंग थेरेपीज से, जैसे मैं आपको बताया,
दूसरा सोशल सपोर्ट से, यानी कि सामाजिक सपोर्ट अगर उनको मिलेगा, समाज वाले समझेंगे तो आप लोग कर सकते हो। या फिर उसको समझाओ कि आप समाज में उठना बैठना करो, या फिर उस पेशेंट को समझाओ कि लोगों के साथ बातचीत करो, अपने दोस्त बनाओ, ऐसे वो ठीक हो सकता है। फिर एजुकेट करके, अवेयरनेस फैला के, लोगों में बता के इसके बारे में। इसके बाद मेरे बच्चा एम्प्लॉयमेंट या सिक्योरिटी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि उसको या तो जॉब दिलवा दो, या फिर उसको एक ऐसा एम्प्लॉयमेंट दिलवा दो जिससे वो कभी परेशान ना हो, अपने काम धंधे पे ध्यान दे और इधर उधर का ओवर थिंक ना करे, है ना। ऐसे ठीक हो सकता है। रोजगार मिल जाएगा। हर एक व्यक्ति की एक ही समस्या है, जितने भी यूथ है जो रोजगार नहीं है आज के ज़माने में। आज की जनरेशन बहुत ज़्यादा अपनी स्किल पे काम नहीं कर रही है, और जॉब तो बहुत है, ऐसा नहीं है जॉब नहीं है, जॉब है, लेकिन आप लोगों को अपनी स्किल पे काम करना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, तब जाकर जॉब है। आपको जॉब लोग देगा क्यों? अपने काम के लिए देगा। और जब आप उनके काम ही नहीं आ रहे हो तो जॉब क्यों मिलेगी? सिंपल सा लॉजिक सोचो। इसीलिए बचपन से जो ये हमारा फेज है ना, स्टूडेंट वाला फेज, जो हमारा रोल है, इसको हमें अच्छे से निभाना है। ठीक है बच्चा, गुड। इसके बाद बात करते हैं एग्जाम्पल की, यानी कि एक एग्जाम्पल से आप लोग आसानी से समझ जाओगे। एक व्यक्ति है जिसके पास, जिसकी नौकरी चली गई, कर्ज बढ़ गया और वह शराब पीने लगा, टेंशन में आया, गलत काम करने लगा, नेगेटिव बिहेवियर हो गया उसका। धीरे धीरे परिवार समाज से कटने लगा और व्यक्तिगत अव्यवस्था हो गया। समझ में आ रहा है किस तरीके से व्यक्ति की नौकरी जाने की वजह से, रोजगार जाने की वजह से किस तरीके से वो डिसऑर्गेनाइजेशन हो गया, अव्यवस्थित हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने समझना। ठीक है बच्चा, वेरी गुड। इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं सोशल ग्रुप की। बच्चा, सोशल ग्रुप यानी कि मीनिंग, सोशल ग्रुप का मतलब होता है जो हमारा सामाजिक जो है, ठीक है। एक ग्रुप इज ए कलेक्शन ऑफ टू और मोर पीपल, यानी कि एक ऐसा ग्रुप जो एक और दो लोगों से ज्यादा मिलकर बना है और शेयर कॉमन गोल्स, हैव अ सेंस ऑफ यूनिटी, फॉलो सर्टेन रूल एंड नॉर्म्स। यानी कि सामाजिक एक ऐसा समूह जिसमें एक या दो या तीन या चार व्यक्ति होते हैं, ज्यादा व्यक्ति होते हैं, एक से ज्यादा व्यक्ति होते हैं, जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति, मेरे प्यारे बच्चा, नियमित रूप से संपर्क रहते हैं। मतलब रोज उनका मिलना जुलना रहता है, रोज बैठना रहता है, रोज मीटिंग रहती है। सामान्य उद्देश्य साझा करते हैं, यानी कि जितने भी उद्देश्य है, जितने भी ऑब्जेक्टिव है, क्या करना है, क्या करना चाहिए, ऐसी चीजें मेरे प्यारे बच्चा वो एक दूसरे को शेयर करते हैं, अपनापन महसूस कराते हैं और कुछ नियम मानकों का पालन करते हैं। कुछ नियम्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, उनको क्या कहते हैं? सोशल ग्रुप कहते हैं। सोशल ग्रुप समझ रहे हो? आपका फ्रेंड सर्कल होगा, आप लोग फ्रेंड में बैठते होंगे, आप डेली कुछ ना कुछ टॉपिक पे बात कर रहे होंगे, या तो आप फ्यूचर को लेकर बात करते हो, प्रेजेंट को लेकर बात करते हो, या कुछ खेल कूद या फिर इधर उधर की बातें करते ही हो, है ना, एक ऑब्जेक्ट पे बात करते हो। ठीक है, उसी को कहते हैं सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप क्लियर हो गया? बहुत सुंदर। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक की, यानी कि जो हमारा सोशल ग्रुप है उसकी विशेषताएं क्या है। विशेषता जानना काफी जरूरी है, क्योंकि एक म्यूचुअल इंटरेक्शन, आपस में आपका संपर्क बना रहेगा। कॉमन गोल्स रहता है मेरे प्यारे बच्चा, सभी का मकसद या इंटरेस्ट एक जैसा ही रहेगा। जब आप ग्रुप बनाते हो ना, अपने फ्रेंड बनाते हो, तो आप फ्रेंड ऐसे ही नहीं बना लेते। आप फ्रेंड तब बनाते हो जब आपका और उस दोस्त का आपस में इंटरेक्शन सेम हो, आपका इंटेंशन एक हो, आप एक दूसरे को पसंद करते हो, यानी कि मेरे प्यारे बच्चा आपके गोल्स है वो बड़े कॉमन्स रहते हैं। यानी कि आप पढ़ाई लिखाई में अच्छे हो तो आपके दोस्त भी पढ़ने वाले ही होंगे, ये गारंटी है, यानी कि आपको पसंद आएंगे। ठीक है, और दूसरी चीज, जो मस्ती वाले होंगे उनको पढ़ने वाले बच्चे कम और खेलने कूदने वाले बच्चे ज्यादा पसंद आएंगे, इसलिए वो आपस में दोस्ती कर लेते हैं। ठीक है, सेम गोल वाले, जितना भी सेम गोल है सेम, ठीक है, वैसे दोस्ती बनते हैं। सेंस ऑफ बिलोंगिंग, यानी कि अपनापन फील कराना, जिससे अपना फील होता है तब ग्रुप बनता है। ठीक है, रूल्स एंड नॉर्म्स, नियम होते हैं कुछ, उन नियम को भी फॉलो करना होता है। हर समूह के अपने व्यवहारिक नियम होते हैं। आपके फ्रेंड्स होंगे, उनका भी एक दायरा होगा, उनके भी कुछ रूल्स होंगे आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर, या आपका जो भी ग्रुप होगा उनके कुछ रूल्स होंगे। स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है, समूह थोड़े समय के लिए या लंबे समय तक बने रहते हैं। स्टेबिलिटी मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपका सारा अपनापन फील करा रहे हो या एक दूसरे के काम आ रहे हो तो आपका स्टेबिलिटी बनी रहेगी। साइज, यानी कि मेरे बच्चा छोटा ग्रुप बड़ा ग्रुप, ये साइज उस पर निर्भर करता है। ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि मेरे प्यारे बच्चा एक संगठन होता है, एक समूह होता है, समूह का बड़ा जो एक संगठन बना लेते हैं, वो संगठन एक उद्देश्य पे काम करते हैं, एक रूल्स रेगुलेशन से काम करते हैं। ठीक है, ये भी आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे वर्गीकरण करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, हमारे रिश्ते के आधार पर हम लोग ना क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, रिश्ते के आधार पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। जैसे कि हमारा प्राइमरी ग्रुप, एक ग्रुप है प्राइमरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप का मतलब होता है छोटा ग्रुप, जिसके अंदर हमारे परिवार, मित्र मंडली या फिर दो चार लोग मिले रहते हैं, इसको प्राइमरी ग्रुप कहते हैं। दूसरा आता है हमारा सेकेंडरी ग्रुप, इसमें थोड़ा सा समूह बड़ा हो जाता है। बड़ा कैसे हो रहा है? इसके अंदर जैसे स्कूल हो गया, कंपनी हो गया, पॉलिटिशियन पार्टी हो गई, बहुत बड़ा ग्रुप होता है ना, इसे सेकेंडरी ग्रुप कहते हैं। तो ग्रुप का प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप,
प्राइमरी ग्रुप हमारे फ्रेंड मंडली हो गई, दोस्त वगैरह हो गए, जिसके अंदर 4 5 6 या ज़्यादा ज़्यादा 10 हमारे दोस्त रहते हैं। लेकिन इससे भी बड़ा ग्रुप जिसको हम सेकेंडरी ग्रुप कहते हैं, इसमें पॉलिटिशियन पार्टी हो जाती है, स्कूल हो जाता है, कंपनी हो जाती है, कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें कुछ लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, और वो हमारे एक रूल्स और नॉर्म्स पे चलते हैं। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। नहीं आ रहा होगा कमेंट कर देना, मैं फिर से बताऊंगा, समझ में आ जाना चाहिए। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप, मेंबरशिप के बेसिस पे अगर हम लोग बात करें तो एक इन ग्रुप होता है, एक आउट ग्रुप होता है। मेंबरशिप मतलब समझ रहे हो ना, यानी कि सदस्यता, सदस्यता मिलती है उनको, एक पोस्टिंग मिलती है कि ओके, तो इसके अंदर अपनापन महसूस होता है, लाइक माय कास्ट, माय रिलीजन, माय कंट्री। आउट ग्रुप कहते हैं जहां अपनापन नहीं होता, जहां अपनापन नहीं होता, लाइक इसमें होते हैं अदर कास्ट के लोग होते हैं, अदर कंट्री के लोग होते हैं। मान लो अदर कास्ट के होंगे तो आप उतना अच्छे से कनेक्ट नहीं करोगे, कनेक्शन होगा, दोस्ती अच्छी होगी, लेकिन जब अपना मिल जाता है, अपनी कास्ट का, अपने धर्म का, या फिर अपने ही ग्रुप का व्यक्ति मिल जाता है, अपनी कम्युनिटी का व्यक्ति मिल जाता है, तो हम कुछ ज़्यादा ही अंदर से उत्साहित हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम विदेश चले जाए और वहाँ हमें कोई इंडियन मिल जाए तो हमें जो खुशी होगी वो आप बता नहीं पाओगे। दोस्ती आपकी फॉरेनर से होगी, लेकिन जो खुशी आपको मिलेगी अंदर से वो अपने इंडियन को देख के मिलेगी। सेम वही वाली बात हो रही है आउट ग्रुप की और इन ग्रुप की। ठीक है, ये हम ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप इसको क्लासीफाई किया। इसके बाद बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मल ग्रुप होते हैं, इनफॉर्मल ग्रुप होते हैं और अदर टाइप्स होते हैं। फॉर्मल ग्रुप का मतलब क्या होता है? फॉर्मल ग्रुप का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चा, जैसे कि डिफाइन स्ट्रक्चर, रूल्स एंड रेगुलेशन। आर्मी, स्कूल, ऑफिस, कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, जैसे आर्मी हो गया, स्कूल के अंदर और हमारे ऑफिस वगैरह के अंदर, इसमें एक रूल्स चलते हैं कि आपको इतने से इतने टाइम में डिसिप्लिन में रहना है, ये काम करना है, प्रोफेशन में रहना है, अपनी लैंग्वेज से लेके अपना बॉडी पोस्चर किस तरीके से रखना है, सारी चीजें एक रूल्स रेगुलेशंस है इसके लिए। ठीक है। दूसरा आता है इनफॉर्मल ग्रुप। इनफॉर्मल ग्रुप होता है जैसे कि फ्रेंड का ग्रुप हो गया, हमारे पड़ोसियों का ग्रुप हो गया, नेबर्स हो गए। ठीक है। और अदर टाइप जैसे कि मेरे प्यारे बच्चा फैमिली, कास्ट, एनजीओ, क्लब, ये सारी चीजें हमारे अदर टाइप में आते हैं। वरना हमारे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे हम लोगों ने यहाँ पे क्लासीफाई किया है वो हमारे 3 टाइप के। ठीक है, समझ में आया? गुड। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चा फैमिली, स्कूल एंड फ्रेंड सर्कल, जो कि हमारे एक एग्जाम्पल से हम लोग पूरी समरी एक बार देख लेंगे। तो वो कुछ इस प्रकार है। फैमिली की बात करें प्राइमरी इनवॉलेंट्री ग्रुप, और स्कूल की बात करें सेकेंडरी इनफॉर्मल ग्रुप, और फ्रेंड सर्कल की बात करें तो प्राइमरी और इनफॉर्मल ग्रुप। आई होप आप लोगों को समझ में आया। कोई भी डाउट कंफ्यूजन हो रही हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। मैं मिलूंगा एक और प्यारे से लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। एक बात मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको हमारे साथ पढ़कर अच्छा लग रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है तो मेरे प्यारे बच्चा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। तो जल्दी से आप लोग इंस्टॉल कर लो, क्योंकि बहुत जल्दी सरप्राइज़ मिलने वाला है। और अगर आप लोग चाहते हो एक सही मेंटोर की खोज पूरी करना, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो, सिर्फ सब्सक्राइब करना है। और मैं आपका मेंटर प्रियांशु रॉय, जो कि बीएससी नर्सिंग से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक देता हूँ। चलिए मिलूंगा एक और पैसे वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।